जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। हम बात कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में। और पिछली क्लास में हमने बात की थी मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं पद्मावत, उसकी पात्र योजना के बारे में। और पद्मावत के बारे में हमने देखा था कुछ प्रतीकार्थ पात्रों के नाम और उनके क्या क्या प्रतीक हैं। जैसे चित्तौड़ तन का प्रतीक है, सिंगलदीप हृदय का, राजा रत्न सेन जो नायक मन का प्रतीक है, नायिका पद्मावती सात्विक बुद्धि का, नागमती सांसारिक बुद्धि का, हीरामंत होता गुरु का, राघव चेतन शैतान का और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। तो इनके बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं जो भी विशेष तथ्य और भी बनते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत से और मलिक मोहम्मद जैसी उनके बारे में। और आज हमारे मलिक मोहम्मद जैसे पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में। सूफी काव्य चल रहा है और मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें। बात करते हैं कि पद्मावत में जो है प्रेम की प्रधानता है, आप सभी जानते हैं। तो इसको लेकर आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि पद्मावत का जो प्रेम है वो अलौकिक, एकांतिक और आध्यात्मिक माना है। ठीक है, बीच बीच में लौकिक प्रेम का भी जो है उसमें उत्कर्ष देखने को मिलता है। तो इस बात को नोट करेंगे आगे पिछली क्लास से आगे कि पद्मावत में जो प्रेम है, पद्मावत में प्रेम की प्रधानता निर्विवाद है। ठीक है, निर्विवाद है क्योंकि प्रेम की प्रधानता है सही। तो पद्मावत में जो है प्रेम की प्रधानता जो है वह निर्विवाद है। पद्मावत में जो है प्रेम की प्रधानता निर्विवाद है। आगे बात करें कि आचार्य शुक्ल ने जो है पद्मावत को लेकर एक महत्वपूर्ण कथन काव्य लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के बारे में जो कथन काव्य से नोट करेंगे कि पद्मावत के प्रेम को अलौकिक, पद्मावत के प्रेम को अलौकिक, पद्मावत के प्रेम को अलौकिक, एकांतिक एवं आध्यात्मिक माना है। ठीक है, पद्मावत के प्रेम को अलौकिक, एकांतिक और आध्यात्मिक माना है। बीच बीच में किसका उत्कर्ष, लौकिक प्रेम का उत्कर्ष देखने को भी मिलता है। लौकिक प्रेम का उत्कर्ष रखा है। ठीक है, तो पद्मावत के प्रेम को जो है अलौकिक, एकांतिक एवं आध्यात्मिक माना है और बीच बीच में लौकिक प्रेम का जो है उत्कर्ष रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो पद्मावत में जो है प्रेम की प्रधानता ये निर्विवाद है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के प्रेम को अलौकिक, एकांतिक और आध्यात्मिक माना है। बीच बीच में लौकिक प्रेम का भी उत्कर्ष रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने पद्मावत को जो है अन्योक्ति व समासोक्ति परक महाकाव्य माना है। इसे भी नोट करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत को अन्योक्ति और समासोक्ति परक महाकाव्य मानना है। परक महाकाव्य मानना है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेंगे। पद्मावत में प्रेम की प्रधानता निर्विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के प्रेम को अलौकिक, एकांतिक एवं आध्यात्मिक माना है। बीच बीच में लौकिक प्रेम का उत्कर्ष भी रखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत को अन्योक्ति व समासोक्ति परक महाकाव्य माना है। यहाँ तक नोट कर लेंगे।
देखो, शुक्ल जी ने तो अन्योक्ति व समासोक्ति परक महाकाव्य माना है पद्मावत को, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र पद्मावत को केवल समासोक्ति महाकाव्य मानते हैं। ठीक है, समासोक्ति महाकाव्य मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे चलते हैं। तो पद्मावत में प्रेम की प्रधानता जो है निर्विवाद है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के प्रेम को अलौकिक, एकांतिक एवं आध्यात्मिक माना है। बीच बीच में लौकिक प्रेम का उत्कर्ष भी रखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत को समासोक्ति, अन्योक्ति समासोक्ति परक महाकाव्य माना है। नोट लगा के यहाँ लिख लेंगे डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं। नोट, डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को समासोक्ति महाकाव्य माना है। ठीक है, समासोक्ति महाकाव्य माना है। अब बात कर लेते हैं कि विजय देवनारायण शाही ने बहुत अच्छे अच्छे कथन कहे हैं आचार्य पद्मावत को लेके। वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी और पद्मावत को लेके, तो उन्हें नोट करेंगे। विजय देव नारायण शाही ने कहा है कि, देखो मैं अपनी जो क्लास चल रही है वो जो आपको जो ये सारे कथन और जो जितना डिटेल में अपन चल रहे हैं ना, ये बहुत ही एक अच्छा लेवल की तैयारी हो रही है अपनी। ठीक है, यहाँ से भी जिस अभ्यर्थी ने गंभीर रूप से तैयारी कर ली, नोट्स बना लिए अच्छे से और अच्छे से रिवीजन कर लिया, और कोई सी भी एक ऑथेंटिक बुक रख ली, हालांकि पूरा मैटर है, ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे इतना मैटर भी उसमें नहीं मिलेगा। किसी छोटी कोई पुस्तक लेके आओगे ना, इतना मैटर वहाँ देखने को नहीं मिलेगा जो इतना शार्प बिल्कुल सरल भाषा में अपन तैयार करते हुए चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई भी ऑथेंटिक बुक आपने अपने पास रख ली तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस ये मान के चलें कि आपको सिलेक्शन श्योर है। बस एक रिवीजन टाइम पे करना है, रिवीजन टाइम पे करना, और इस चिंता नहीं करनी कि सर कोर्स कब कंप्लीट होगा। आपके सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्ती आएगी उसके लिए मैंने बोल रखा है, उसके 2 महीने पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी सब अच्छे से हो जाएगा। ये जो पढ़ा रहा हूँ से भक्ति का आदिकाल पूरा कंप्लीट हो गया, तो आदिकाल का रिवीजन करते रहो बार बार। भक्ति काल आधा हो गया, तो भक्ति काल में निर्गुण साहित्य पढ़ चुके, तो उस निर्गुण में जो ज्ञानाश्री शाखा पढ़ी उसका रिवीजन बार बार करते रहो। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब जब तक ये कंप्लीट होगा ना तब तक ये आपका 7-8 बार रिवीजन हो चुका होगा हिंदी साहित्य के इतिहास का। और फिर लास्ट में आपको 2 महीने पहले कोर्स जो है पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, तो उन 2 महीनों में आपको जो है बस केवल एक नज़र डालनी पड़ेगी बस, जिसमें आपका पूरा यूँ मान के चले कि अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो बात करते हैं कि विजय देव नारायण शाही ने जो है क्या कहा, तो कहा कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। याद रखना है कथन, जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। ठीक है, सूफी बाद में, जैसे पहले क्या है, जैसे पहले कवि हैं सूफी हैं बाद में। बात करें दूसरे कथन की, पद्मावत एक महाकाव्यात्मक ट्रेजेडी त्रासदी है। ये कथन किसका है, विजय देव नारायण शाही का। पद्मावत एक महाकाव्यात्मक ट्रेजेडी है, त्रासदी। ठीक है, त्रासदी है। और बात कर लेते हैं कि पद्मावत हिंदी में अपने अकेले ढंग की ट्रेजेडी कृति है। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को समासोक्ति महाकाव्य माना है, और विजय देव नारायण शाही ने कहा है कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। फिर अगला कथन है कि पद्मावत एक महाकाव्यात्मक ट्रेजेडी है, त्रासदी है, और पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति है। ये सारे कथन जो है 3 कथन बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये विजय देव नारायण शाही ने मलिक मोहम्मद जैसी और पद्मावत को लेके कहे हैं, तो उन कथनों को बार बार रिवाइज कर लें,
यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कथनों से। विशेषकर नेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी तो ध्यान में रखें, क्योंकि वहाँ इस तरह के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्टर जो माता प्रसाद गुप्त है उन्होंने पद्मावत का संपादन किया था। तो उन्होंने कहा है कि पद्मावत न तो अन्योक्ति है न समासोक्ति, बल्कि यह स्वभावोक्ति है ना, स्वाभाविक, और जो कुछ इसके स्वभाव में है वही है प्रेम। ये अगला कथन जो है वो है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का। तो इसको लिख लेंगे, फिर चलते हैं आगे। विजय देव नारायण साय ने कहा है कि पद्मावत पहले कवि हैं, सूफी बाद में। पद्मावत एक महाकाव्यात्मक ट्रेजेडी है, त्रासदी। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। अब चलते हैं आगे। डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को समासोक्ति महाकाव्य माना है। विजय देव नारायण साय ने कहा है कि जयसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। पद्मावत एक महाकाव्यात्मक ट्रेजेडी है और पद्मावत अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। अब बात करते हैं आगे कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जो पद्मावत का संपादन किया उनका कथन है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पद्मावत का संपादन किया है। वह कहते हैं कि पद्मावत न तो अन्योक्ति है, पद्मावत न तो अन्योक्ति है, न ही समासोक्ति, बल्कि यह क्या है, स्वभावोक्ति है। बल्कि यह स्वभावोक्ति है, बल्कि यह स्वभावोक्ति है और जो कुछ इसके स्वभाव में है, इसके स्वभाव में है वह है प्रेम। ठीक है, पद्मावत न तो अन्योक्ति है न ही समासोक्ति, बल्कि यह स्वभावोक्ति है और जो कुछ इसके स्वभाव में है वह है प्रेम। ठीक है, चलते हैं आगे। बात करें कि हरदेव बहारे ने जो है पद्मावत की कथा पर जो है एक प्राकृत रचना है, ठीक है, राजशेखर कथा, उसका प्रभाव माना है। तो इस कथन को भी नोट कर लेंगे, इस तथ्य को भी, कि हरदेव बहारी ने पद्मावत की कथा पर प्राकृत रचना राजशेखर कथा का प्रभाव माना है। ठीक है, हरदेव बहारे ने पद्मावत की कथा पर प्राकृत रचनाएं जो राजशेखर कथा का प्रभाव माना है, यहाँ तो नोट कर लेंगे। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पद्मावत का संपादन किया है। पद्मावत न तो अन्योक्ति है न ही समासोक्ति, बल्कि यह स्वभावोक्ति है और जो कुछ इसके स्वभाव में है वह है प्रेम। हरदेव बहारे ने पद्मावत की कथा पर प्राकृत रचना राजशेखर कथा का प्रभाव माना है।
राजशेखर कथा का प्रभाव माना है। अब आगे बात करें तो आचार्य शुक्ल ने जो है प्रेम की वेदना का कवि तो कहा है जायसी को, और प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा है। तीन तथ्यों को भी लिखेंगे और पद्मावत के जो महत्वपूर्ण खंड है उनके क्या क्या नाम है उनके बारे में भी लिखेंगे। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पद्मावत का संपादन किया है। पद्मावत न तो अन्योक्ति है न समासोक्ति, बल्कि यह स्वभावोक्ति, और जो कुछ इसके स्वभाव में है वह है प्रेम। ठीक है, चलें आगे। अब बात करें कि आचार्य शुक्ल ने जो है प्रेम की वेदना का कवि तो कहा है जायसी को, याद रखना ना, और प्रेम की पीर का कवि कहा है घनानंद को। प्रेम की वेदना का कवि जायसी, प्रेम की पीर का कवि घनानंद, याद रखने वाली बात है ना। बहुत कॉमन दिख रहा है, लेकिन वेदना जैसी पीर घनानंद। अब बात करें पद्मावत के महत्वपूर्ण जो खंड उनके बारे में। पद्मावत के महत्वपूर्ण खंड, पद्मावत के कौन कौन से महत्वपूर्ण खंड हैं उनके बारे में। एक तो है 30वां खंड, इसका क्या नाम है नागमती वियोग खंड। दूसरा है 40वां खंड। तीसरा है 53वां खंड, और चौथा है 57वां खंड। अब ऐसे तो प्रश्न बनते नहीं, पर मान लो प्रश्न बन जाए कि कौन से खंड का क्या नाम है, तो ये भी हम याद रखेंगे। तो 30वां जो खंड है वो है नागमती वियोग खंड। ठीक है, नागमती वियोग खंड। 40वें खंड की बात करें तो नागमती पद्मावती विलाप खंड। नागमती पद्मावती विलाप खंड। 53वें खंड की बात करें तो गोरा बादल युद्ध खंड। और चौथे की बात करें तो नागमती पद्मावती सती खंड। नागमती पद्मावती सती खंड। ठीक है, नागमती पद्मावती सती खंड, गोरा बादल युद्ध खंड और नागमती पद्मावती विलाप खंड। ये तो आचार्य शुक्ल ने प्रेम की वेदना कवि तो कहा है जैसी को, प्रेम की पीर का कवि कहा है घनानंद को। और पद्मावत के महत्वपूर्ण खंडों की बात कर लेते हैं। तो 30वां खंड तो है नागमती वियोग खंड, 40वां खंड है नागमती पद्मावती विलाप खंड, 53वां खंड है गोरा बादल युद्ध खंड, और 57वां खंड है नागमती पद्मावती सती खंड। ये चार जो है महत्वपूर्ण खंड है, इनके नाम है, तो ये भी याद रखने। प्रेम की वेदना का कवि जयसी है, प्रेम की पीर का कवि घनानंद है। अब 3 कथन आचार्य शुक्ल के हैं और 2 बातें अखरोट के बारे में वो लिखनी, उसके बाद हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है शुक्ल ने कहा है प्रेम की वेदना जैसी, प्रेम की पीर घनानंद। 30वां खंड जो है नागमती वियोग खंड नाम है, 40वां नागमती पद्मावती विलाप खंड है, 53वां गोरा बादल युद्ध खंड है, 57वां नागमती पद्मावती सती खंड है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में कुछ शेष बचे हुए तथ्यों के बारे में बात करेंगे, और कैसे लगी क्लास आपको कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आगे जो कवि हैं उनके बारे में बात करेंगे, प्रेम मार्ग कवियों के बारे में। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।